पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। हम लोगों ने कल रात चर्चा के आखिर में कहा था कि प्रशांत किशोर को लेकर जो फाइनल ओपिनियन है उसके बारे में आज बातें करेंगे, क्योंकि जब हम लोग कल कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे थे तब प्रशांत किशोर सभा को संबोधित करने के लिए गांधी मैदान नहीं पहुंचे थे, लेकिन देर शाम को पहुंचे और मुझे आश्चर्य हुआ कि प्रशांत किशोर माफी मांगकर चलते बने। वे लोग चाहे संख्या कम पिछले कई घंटों से इंतजार कर रहे थे। उन्हें तो प्रशांत जी आपको संबोधित करना था, आप माफी मांगकर क्यों चलते बने? आप इस तरीके से रणछोड़ बन जाएंगे, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। और आपने कहा कि देखिए सरकार ने बाधा पैदा की, सरकार को छोड़ेंगे नहीं। आपने कहा कि जो व्यक्ति शादी कराता है वह श्राद्ध भी कराता है। चलिए, आप श्राद्ध भी करा देंगे, लेकिन फिर वही बात, आपको यह बात समझनी होगी, जनता के बीच में चाहे आप जो कह लीजिए, आप मीडिया के समक्ष जो कह लीजिए, आपके भीतर कमजोरी कहाँ है, आपकी रणनीति कहाँ फेल हो रही है। और हम अजीत जी यह भी समझना चाहते हैं, कल की रैली फेल थी तो फेल कही जाएगी। यह बात किसी को ठीक लगे न लगे, इसकी परवाह हम कहाँ करते हैं। कल जब हमने और आपने कार्यक्रम किया तो रैली से जुड़े जितने कार्यक्रम थे, चाहे जिस चैनल पर चले हो, सबसे ज्यादा हमारे कार्यक्रम को ही लोगों ने देखा, क्योंकि उम्मीद ही लोग कर रहे थे कि ये आखिर क्या कहते हैं। तो आज हम चर्चा यह करना चाहते हैं, माफी मांगना कितना सही, सही गलत आदमी की पहचान और सही नेता की पहचान, सही गलत नेता की पहचान। क्योंकि हम ऐसे लोगों की कहानियां सुन रहे हैं रैली की विफलता के बाद कि फला साहब, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, वे आईएएस रहे हैं, वे कुछ और रहे हैं, वे जब सूची बन रही थी तो लिखा दे रहे थे मेरे साथ इतने हजार लोग आएंगे। क्या इसी सूची के आधार पर गांधी मैदान को भरने का प्लान था? और फिर यह भी अजीत जी कि रैली तो फेल हो गई, क्या प्रशांत किशोर के लिए अवसर खत्म हो गए? प्रशांत किशोर की वापसी का रास्ता अब भी कुछ बचा है? प्रशांत किशोर कहां अपने को सुधारे? तो वह बात जो कही जाती है, मैं कई बार पढ़ता हूं, मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा। अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, आपने जहां ये बात कही कि क्या सुधारें या क्या मतलब जो लोग पूर्व आईएएस अधिकारी हैं, पूर्व पीसीएस के अधिकारी हैं, उनके नाम के आगे लिख दिया गया कि 3000 आदमी ले आएंगे, 5000 आदमी ले आएंगे। हम लोगों ने कल इस पर चर्चा की थी। बिल्कुल। प्रोग्राम रात में 10:30 उस बजे के करीब एक बड़े नेता का पटना से फोन आया, जो प्रोग्राम देखते हैं रेगुलर, आपके हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, और संगठन के बहुत ही मजबूत आदमी है, बहुत मजबूत आदमी है, संगठन का काम करने वाले। उनको ये बात बड़ी अच्छी लगी जो हम लोगों ने कहा कि अगर किसी ने लिखवाया कि 1000 आदमी ले आएंगे, तो बड़ा समझदार जो नेता है वो 90% फिल्टर कर देगा, वो उसके नाम के आगे लिखेगा कि 100 आदमी आएंगे। बिल्कुल, तो उन्होंने कहा कि ये एकदम इतनी सही बात है कि इतना डिंग मारते हैं लोग आकर के, लोगों मतलब जो लोग आते हैं जिलों से, प्रखंड से, उसको फिल्टर करना होता है। और ये उन्होंने कहा कि ये आपके और ज्ञानेश्वर जी के कहने से प्रशांत किशोर नहीं सीख जाएंगे। जब तक उनको पर्सनल निजी तौर पर अनुभव नहीं होगा तब तक ये बात वो नहीं सीख सकते। तो हमने कहा कि भाई अनुभव तो हुआ ही, एक बड़ा अनुभव हुआ, एक बड़ा अनुभव उनको 4 सीटों के बाई इलेक्शन से हुआ, और इसी एक बड़ा अनुभव एक गांधी मैदान में एक बड़ी रैली करने और उसमें असफल होने के बाद उनको हुआ। इन सब चीजों से आदमी सीखता है। लेकिन हम कल जो तेवर देख रहे थे प्रशांत किशोर के सामने, जब वो आए और जिस तेवर में वो बात कर रहे थे, उससे थोड़ी निराशा हुई कि वो वहां उस समय उनको हम्बल होने की जरूरत थी, विनम्र होने की जरूरत थी। अपने जो लोग आए थे उन लोगों को एक दिशा देने की जरूरत थी, लोगों का हौसला बढ़ाने की जरूरत थी। देखिए हमने कल कहा था, हम लोगों ने यहाँ पर बात जब छोड़ी थी
तो हमने उस समय ये भी कहा था कि जो लोग गांधी मैदान में आए उससे कई गुना ज्यादा लोग टेलीविजन पर बैठ करके और ये देखना सुनना चाह रहे होंगे प्रशांत किशोर क्या कहते हैं, क्या दिशा बताते हैं। ये वो लोग उनके कोर समर्थक हैं। जो बदलाव चाहने वाले जो समूह है वो बैठ करके सुनना चाहता होगा, उनको बड़ी निराशा हुई होगी कि प्रशांत किशोर ने किसी दिशा की, किसी डायरेक्शन के बारे में बात नहीं की। वही बातें करनी थी जो वो हमेशा कहते हैं। लेकिन एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपने सजाया था, एक बड़ा प्लेटफॉर्म आपने तैयार किया था, उस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर के कहना चाहिए था। हमने कल भी कहा था कि अनुसर जी, हमने चंद्रशेखर जी को 50 आदमी की सभा को ऐसा ओजस्वी भाषण देते सुना है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। 50 आदमी सामने बैठे थे और ऊपर से 16-17 आदमी उनकी सिक्योरिटी और उनके पर्सनल स्टाफ के थे, और उन्होंने ऐसा ओजस्वी भाषण दिया मोतिहारी के मंगल सेमिनरी स्कूल के ग्राउंड में, था छोटा सा ग्राउंड है, उसमें बैठकर। तो आप इससे नेता आपकी क्षमता इससे नहीं प्रमाणित होगी कि आपके कहने से 5 लाख आदमी आया या नहीं आया। जो लोग गांधी मैदान भरने का दावा करते थे, वो भी 15 साल से बाहर बैठे, 20 साल से सत्ता से बाहर बैठे हुए। लालू यादव की क्षमता आज भी गांधी मैदान भर देने की है, लेकिन उस क्षमता के दम पर वो चुनाव नहीं जीत सकते। तो इस बात को क्यों नहीं समझे वो, हमको सबसे बड़ी निराशा इसी बात से हुई। जो 2-3 बातें उन्होंने कही, अब वहां से शुरू करते हैं, फिर उस बात पर आएंगे जो आपने कहा कि उनके लिए क्या आगे बचा हुआ और क्या सीखना चाहिए। जैसे एक उन्होंने कहा कि बिहार में कहावत है कि जो शादी कराता है वही श्राद्ध भी कराता है। अब इस बात का बड़ा इंटरप्रिटेशन है। अब आपने देखिए, इससे पहले भी एक बार हमने बहुत उनको हम्बल होने की सलाह इसी आपके साथ बातचीत में दी थी। नीतीश कुमार को आपने नहीं बनवा दिया। नीतीश कुमार को जब जितनी बार आप ये कहते हैं उतनी बार एक बड़े समूह को आप नाराज करते हैं। ये लगता है कि जैसे नीतीश कुमार कुछ भी नहीं थे और आपने बना दिया उनको मुख्यमंत्री। फिर आप कल वही बात कह रहे थे। तो ये एक बात इससे भी बचना चाहिए। वो कहिए कि हमने तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनवाया, तमिलनाडु और बंगाल का बनाया, तो उस पर बिहार का आदमी गर्व करेगा। लेकिन जब जैसे आप नीतीश कुमार लालू यादव को बनवाया कहेंगे तो एक समूह नाराज होगा आपसे। तो एक तो इससे बचना चाहिए था। दूसरे, आप क्यों अपनी ये आइडेंटिटी, देखिए शादी भी पंडित कराता है और श्राद्ध भी पंडित कराता है, तो आपको ये आइडेंटिटी खुद की अपनी क्यों वहां ये बनानी है। आपने डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन लोग इसको इस रूप में डिकोड कर रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं तो आप दुर्वासा की कैटेगरी के ब्राह्मण हैं, आप चाणक्य की कैटेगरी के ब्राह्मण हैं, तब भी आपको चंद्रगुप्त चाहिए होगा। आप अगर उस हिसाब के ब्राह्मण हैं, चाणक्य हैं, तो चंद्रगुप्त चाहिए होगा, आप खुद तो नहीं कर पाएंगे। तो एक तो ये बात भी, इस तरह की कहावतों से भी एक परहेज करना चाहिए। दूसरी, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को धमकाया। ब्यूरोक्रेसी को, अफसरशाही को, अधिकारियों को धमकाने से कुछ भी हासिल नहीं होना। कोई अधिकारी अपने मन से कोई काम नहीं करता है। आप आ जाइए। और आज तक पटना के डीएम ने सीसीटीवी फुटेज जारी कर दिया 4:05 का, कि कहां जाम लगा था आप बता दीजिए। एक पार्टी की कुछ गाड़ियों के कारण ही रास्ते में आवागमन की समस्याएं खड़ी हुई थी, जिसे भी तुरंत दूर कर लिया गया। तो वही, और इसके बावजूद आप खुद भी गए होंगे, जब प्रशांत किशोर गए, जब हम लोग प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे, तो आपने कहा कि वो गए हैं जाम छुड़ाने, और तभी आपने ये भी कहा था कि जाम भी छुड़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब 100 गाड़ियां 200 गाड़ियां और आ जाएंगी, मान लीजिए 5-10 हजार और लोग आ जाएंगे। लेकिन उस समय तक जब गांधी मैदान एकदम खाली दिख रहा था, जब सारी कुर्सियां खाली दिख रही थी और आपने इतना बड़ा दावा किया हुआ था, तो 10-20 हजार और लोगों के आ जाने से तो सच्चाई नहीं बदलने वाली थी, कोई क्वालिटेटिव चेंज नहीं आने वाला था। तो अब तब आप वहां उधर चले गए। आमतौर पर हम लोग यही देखते थे कि जो नेता होता था, हम तो 1990 या 89-90 से हम रैलियां देख रहे हैं जा करके पर्सनली, पता नहीं आप तो उसके पहले से देख रहे हैं। नेता वही मौर्य होटल में बैठे रहते थे, 4थे-5वें माले पर, वहां से बैठ करके देखते थे कि कितने लोग पहुंचे और कौन किधर से आ रहा है। अजीत जी, मुझे आज ही लोग बता रहे थे कि एक मौका ऐसा था कि लालू यादव ने रैली बुलाई, शरद यादव भी थे, चंद्रशेखर भी थे और तमाम दूसरे नेता थे। तो चंद्रशेखर और शरद यादव जैसे नेताओं ने भी यह समझ लिया, यदि लालू यादव के बोलने के बाद हम बोले तो हमें सुनने वाला कोई नहीं बचेगा। तो और लालू यादव जो इतने बड़े क्राउड पुलर, मौर्या होटल में तो बैठे ही होते थे, लेकिन जब भीड़ इधर उधर होने लगती थी, छितराने लगती थी, तो वो सीधे स्टेज पर जाते थे। बिल्कुल, उन्हें पता था कि लोग मुझे ही सुनने को आए हैं, मुझे ही देखने को आए हैं। और मुझे आश्चर्य हुआ, इतने बड़े रणनीतिकार हैं प्रशांत किशोर। देखिए, वहां जो लोग भी पहुंचे थे, चाहे संख्या कम रही, वह प्रशांत किशोर को ही सुनने गए। बिल्कुल। लेकिन प्रशांत किशोर स्वयं ही गायब रहे। वहां दूसरा कौन ऐसा था जिसे लोग सुनना चाहते थे, और ऐसे लोग थे जिन्हें कोई जानता ही नहीं था। और देखिए, एक व्यक्ति, एक बड़े वकील आधे घंटे तक प्रवचन देते रहे। उसी बीच देखिए, पानी
का वितरण चल रहा था कि भाई आप लोग पानी क्यों पी रहे हैं, इस तरीके का भाषण भी स्टेज से चल रहा था। हाँ? तो प्रशांत किशोर को तो स्वयं, यदि भीड़ इधर उधर बिखरी हुई थी, आपने 2 बजे कहा था, आप 3 बजे चले आते और आप यदि मंच का संचालन संभाल लेते तो सब वहां इकट्ठा होते और फिर दिखता कि सभा भी हो रही है। हाँ, लोग इकट्ठा हो जाते और जब प्रशांत किशोर आते और जब वो मंच पर आ जाते, विजुअल चलने लगते चारों तरफ, तो पटना गांधी मैदान के आसपास ही हमेशा 10-20 हजार लोग रहते हैं। वो जी, लोग भी बिल्कुल। आ जाते, फिर आप उतने लोगों को संबोधित करते, आप बताते, उस समय आप अपने को विक्टिम प्ले कर सकते थे कि देखिए हमारी गाड़ियां रास्ते में रोक ली गई हैं, जाम लगा है, मरीन ड्राइव पर लोगों ने गाड़ी घेर रखी है, प्रशासन हमारे साथ ऐसा कर रहा है। आप तो प्रशासन को कोसने के लिए, जाम छुड़ाने के लिए 7 बजे 8 बजे तक आपने उन लोगों का टाइम खराब किया, जो 2 बजे या 12 बजे 1 बजे से लोग जो वहां जमा हुए थे। तो पटना के मतलब एक तो कोऑर्डिनेशन की एक बड़ी गड़बड़ी ये दिखी कि जाम छुड़वाने के लिए खुद प्रशांत किशोर को जाना पड़े। भाई इसका मतलब आपके पास कोई ऐसा तंत्र नहीं है, ये तो तीसरे चौथे लाइन के लोगों का काम है ना, सेकंड लाइन का भी काम है, ये तो उसके भी नीचे जो साधारण कार्यकर्ता होते हैं उसी में से कोई तेज तरार कार्यकर्ता ये काम करता है, जिसको भेज दिया जाता है, वो जाकर के जाम कहीं लगा हुआ है जाम छुड़ाता है, या कहीं लोग फंसे हुए हैं तो लेके आता है। और बड़ा नेता हमेशा उसके आसपास मौजूद रहता है, सभा स्थल के आसपास मौजूद रहता है। तो एक तो ये मतलब जो हम लोग अभी आयोजन में जो व्यवस्था की गड़बड़ी हुई उस पर चर्चा कर रहे हैं, व्यवस्था की गड़बड़ियों पर, व्यवस्था की कमियों पर, राजनीतिक चीजों पर अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो अपने अनुभव से हम लोगों ने देखा है उसमें व्यवस्था की जो कमियां रही, जैसे कल आपने कहा कि शुक्रवार का दिन था, आपने शुक्रवार की रैली रखी, वर्किंग डे होता है, जुम्मे का दिन होता है, नमाज पढ़ने लोगों को जाना होता है। फिर हमने किसी एक और व्यक्ति से बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई ये अभी चैत्र का महीना खत्म हो रहा है, सबके यहाँ गेहूं कट रहे हैं, सबके यहाँ फसल कट रही है, किसानों के यहाँ ये मौसम थोड़े होता है, ये समय नहीं होता है, ये सीजन नहीं होता है रैली करने का। तो ये भी किसी ने ध्यान दिलाया। अगर आप वीकेंड में रखते, सैटरडे संडे में रखते, छुट्टी के दिन रखते और थोड़ी तो आगे रखते या थोड़ा और पहले किए रहते, तो ये सब चीजें लोगों ने कमियां बताई उसमें। लोगों को जो जिम्मा दिया गया, आपने कह दिया, किसी ने कहा कि हम 10 गाड़ी ले आएंगे, तो कई लोग ऐसे हैं जो 10 गाड़ी लेकर के आ गए, लेकिन 10 गाड़ियों में लोग ही नहीं है। आपकी 10 गाड़ियां लोग नहीं है, आपको लोग कैसे आए ये इंश्योर करना था। आपके नीचे इतने मेथोडिकल तरीके से काम करते हैं प्रशांत किशोर, लेकिन लोगों के मूवमेंट को मॉनिटर करने के लिए आपने कोई तंत्र नहीं रखा। आपको तो पहले पता चल जाना चाहिए है कि सीतामढ़ी से और मोतिहारी से या पूर्णिया को किशनगंज से कितना आदमी चले। भाई चलेगा तो सुबह चल देगा, एक दिन पहले चल देगा। और हर जिले में इनके कर्मचारी हैं, बिल्कुल पेड कर्मचारी हैं, तब आपको मालूम नहीं हुआ, आपको मालूम नहीं हुआ। और फिर वही बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने आपके यहाँ उम्मीदवार बनने के लिए दावेदारी पेश की, उन्हें भी आपने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया। देखिए 10,000 संख्या है, 12,000 संख्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन यदि 1,000 ही संख्या हम मान लें और यदि 10,000 लोगों में 1,000 संख्या ही यदि जायज संख्या है, आप उन्हें 1,000-2,000 आदमी का जिम्मा नहीं देते। आप कहते 1,000 जो संभावित दावेदार हैं, तुम 200 व्यक्ति लेकर, बिल्कुल, और आप इन 1,000 लोगों को स्वयं मॉनिटर करते, स्वयं बात करते, वे 200 लोग लेकर के आते, अपने खर्चे से आते और पटना में रैली दिखती कि हाँ रैली हो रही है। हाँ, तो ये मतलब अगर उन्होंने पिछली रैलियों को पढ़ा होता, पिछली रैलियां कैसे आयोजित होती हैं उनके बारे में उन्होंने देखा होता। हम ये मान रहे हैं कि ये उनका काम नहीं है, जितनी पार्टियों के लिए उन्होंने किया वो ये काम नहीं करते थे कि आप रैली में कैसे भीड़ आएगी, कैसे बसों का बंदोबस्त होगा, कैसे व्यवस्था की बात होगी, ये वो नहीं करते हैं, उनका काम नहीं है, वो इससे ऊपर के व्यक्ति हैं वो। लेकिन आपको अध्ययन करना चाहिए। जब आप एक रैली करने जा रहे थे, आप एक चुनौती पेश करने जा रहे थे, रैली करके आपने ये तय किया था कि हम गांधी मैदान से तय कर देंगे कि क्या नतीजा आएगा, तब आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए थी, जो नहीं की। तो वो एक तो व्यवस्था की कमी, उनके अपने अनुभव की कमी, उनके लोगों को, अपने लोगों को पढ़ने और उनको मॉनिटर करने में उनकी जो नासमझी, जो उनकी गलती साबित हुई, ये सब चीजें अपनी जगह है। व्यवस्था में कई तरह की गड़बड़ियां हुई शुरू से लेकर के आखिर तक। अब आप राजनीतिक सवाल पर आए, जो आपने कहा कि उनके लिए क्या संभावना है, अब क्या रास्ते बंद हो गए। तो हम परसों से कर रहे हैं, आज लगातार तीसरे दिन प्रशांत किशोर की चर्चा कर रहे हैं, और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि यहाँ से कुछ भी तय नहीं होगा। बिल्कुल, गांधी मैदान से जब आपने पहले दिन यही हेडिंग लगाया था कि गांधी मैदान से कुछ भी तय नहीं होगा, तो वो वही हमारा अभी भी स्टैंड है।
कि अभी भी प्रशांत किशोर के लिए बिहार की राजनीति के रास्ते वैसे ही खुले हुए हैं, वो बल्कि राजपथ की तरह खुले हुए हैं। वो जिस बदलाव की बात कह रहे हैं, और उन्होंने ये बात बिल्कुल ठीक कही कि वो उन्होंने पदयात्रा की है और उन्होंने सबसे ज्यादा शब्द बदलाव का सुना है। और ये इस बात को हम भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमने भी पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा जो शब्द बिहार में सुना है वो बदलाव का है। बिहार का आदमी बदलाव चाहता है। बिहार में लोग अब सिर्फ वो आकांक्षी वर्ग ही बदलाव नहीं चाहता है, नॉर्मल सामान्य आदमी जो जो जाति की वजह से या किसी और भी वजह से किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, वो भी बदलाव की बात कर रहा है। उसको भी लग रहा है कि बदल जाना चाहिए है। और ये जैसे जैसे नीतीश कुमार की सेहत बिगड़ती गई है और उनकी सेहत की खबरें नीचे जाती गई हैं, वैसे वैसे बदलाव की चर्चा तेज हो गई। तो बदलाव तो होना है, ये बात तो तय मानिए कि बदलाव बिहार में साफ दिख रहा है कि बदलाव होगा। उस बदलाव होगा और उसमें प्रशांत किशोर की एक बड़ी भूमिका होगी बदलाव का माहौल बनाने की। सबसे पहले उन्होंने परिवर्तन की बात शुरू की और लोगों को अपील किया, लोगों से उनकी बात लोगों को पसंद आई। अब उस बदलाव की आपकी अपील से जो बिहार का माहौल बना है, उस माहौल का फायदा कौन उठाएगा? आप उठाएंगे या तेजस्वी यादव उसका फायदा ले जाएंगे? बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि हम लोगों ने दिल्ली में देखा बार बार, हम चूंकि हाल के समय में 2 ही पार्टियां ऐसी आई जो नई आई, 3 पार्टियां बल्कि, और आते आते जिन लोगों ने सत्ता पर कब्जा किया। एक बीआरएस है जो चंद्रशेखर राव की पार्टी, दूसरी जगन मोहन रेड्डी की पार्टी और तीसरी अरविंद केजरीवाल की पार्टी। पार्टी बनने के साथ सत्ता में आई, आंदोलन किया अरविंद केजरीवाल ने, अन्ना हजारे ने, और उसका फायदा मिला भारतीय जनता पार्टी को। क्यों? राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में जरूर मिल गया अरविंद केजरीवाल को, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर फायदा मिला भाजपा को, क्योंकि उसके पास बड़ा संगठन था, बड़ी तैयारी थी, बड़े नेता थे। उसने मौके पर चौका मारा, उसका फायदा उठा लिया। अब आज के समय में अरविंद केजरीवाल की तरह अगर आंदोलन करके प्रशांत किशोर ने माहौल बना दिया बिहार में बदलाव का, तो ये इंश्योर करना होगा कि उनको उस माहौल का फायदा उठाने के लिए अपनी सलाहियत उन्होंने पैदा किया नहीं की। अगर आप नहीं करते हैं उस माहौल का फायदा उठाने के लिए, तब तो फिर आप एकदम आपके चुनाव रणनीतिकार होने पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल तो दावा है सब जगह चुनाव जितवाने का, और आप माहौल भी बना चुके हैं। ये आधा आपने प्रूव कर दिया, अपने को बिहार में माहौल आपने बना दिया, लेकिन आधा अगर आप उसके बाद उसका फायदा उठा करके अपनी सरकार नहीं बना पाते, अपनी पार्टी नहीं स्टैब्लिश कर पाते हैं, तो इसका ये मतलब होगा कि आपको चुनाव जीतने के लिए हमेशा एक बड़े संगठन और एक बड़े चेहरे की जरूरत है, तभी आपकी चुनाव रणनीति सफल होगी, अन्यथा नहीं सफल होगी। आप एक पूरक की भूमिका निभाते हैं, चाहे आपने लालू यादव नीतीश कुमार के साथ निभाई हो, ममता बनर्जी के साथ निभाई हो, चंद्रबाबू YSR रेड्डी के साथ, जगन मोहन रेड्डी के साथ निभाई हो, स्टालिन के साथ निभाई हो, आपने पूरक की भूमिका निभाई है। जिसके पास एक बड़ा संगठन है, बड़ा चेहरा है, उसको पुश करके आप सत्ता में ले आ देते हैं। आधा पार्ट जो है आपकी रणनीति का है, आधा पार्ट उस व्यक्ति, उस पार्टी के संगठन और उसके नेता की कैपेसिटी का है। तो आपके अंदर अब वो आधा पार्ट पूरा करना है। आधा पार्ट आपने पूरा कर दिया, बिहार में बदलाव का माहौल बना दिया आपने, बिहार की जनता को जगा दिया आपने, बिहार की जनता को कमोबेश आपने इस बात के लिए भी तैयार कर दिया कि चलो इस बार जाति छोड़ करके काम के आधार पर वोट देते हैं, इस बार अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए, पलायन रोकने के लिए। आखिर कांग्रेस पार्टी को भी पलायन रोको रैली करनी पड़ी ना, तो आपने एक माहौल बना दिया है। अब उस माहौल का फायदा अगर आप नहीं उठा पाते, इसी तरह से लैकलिस्टर आपकी तैयारी रहती है, संगठन के स्तर पर आपका यही रवैया रहता है, अपने उम्मीदवार चुनने में आपका यही रवैया रहता है, तब फिर इस पूरे माहौल का फायदा आरजेडी को हो जाएगा, तेजस्वी यादव को हो जाएगा। अगला 6 महीना बहुत क्रूशियल है प्रशांत किशोर के लिए, कि अपने संगठन को, जमीनी संगठन पर, अब इस घटना के बाद, इस रैली की विफलता के बाद, वो उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जिन लोगों ने उनसे वादे किए थे, वादे पूरे नहीं हुए, उनको उनसे पूछें, उनसे बात करें, अगर नहीं संभव है वो दूसरी भूमिका के लिए उनको रखें, और ऐसे लोगों की पहचान करें जो चुनाव लड़ने में सक्षम हो। जो व्यक्ति 200, 500, 1000 आदमी को नहीं ले आ पाया गांधी मैदान में, अपने जिले से, अपने शहर से, अपनी विधानसभा सीट से, वो कैसे चुनाव लड़ेगा? सही बात। चुनाव लड़ेगा। तो वैसे आदमियों को आपको तत्काल पीछा छुड़ाना होगा, और अगले 5-6 महीने में उसकी जगह ऐसे आदमी को खड़ा करना होगा जो जमीनी राजनीतिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो, जो सामाजिक समीकरण बिठाने में सक्षम हो, जो कार्यकर्ता मोबिलाइज करने में सक्षम हो, जो रिसोर्स मोबिलाइज करने में सक्षम हो, कार्यकर्ताओं को राजनीतिक काम काज में लगा देने में सक्षम हो, जिसके कहने से लोग गांव-गांव, घर-घर जाने लगे, वोट मांगने लगे। क्योंकि वो काम ऐसे नहीं होगा। जो आपने कहा ना, जमीनी, सारण जिले में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अभी कुछ संकेत तो मिला नहीं है, लेकिन वह जनसुराज से चुनाव लड़ना चाहते हैं।
तो मालूम हुआ कि उनके प्रखंड में 20 लोगों की कमेटी है जनसुराज की। तो जब बैठक बुलाई गई, कमेटी की लिस्ट मिली, 17 लोगों ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं है कि वे जनसुराज के मेंबर हैं या बिल्कुल। वे जनसुराज के साथ हो गए हैं। तो ये जो इनके यहाँ ये कॉल सेंटर वाली जो रणनीति है ना, मेरे पास भी ऐसा फोन आता है, आपके पास भी पहुंचता होगा। देखिए, प्रशांत किशोर से मैं सहमत हूँ, असहमत हूँ, यह मेरा मन जानता है। मैं किसको वोट दूंगा यह मेरा मन जानता है, लेकिन मैं जनसुराजी तो नहीं हूं ना। हाँ? तो आप इस तरीके से यदि संख्या बढ़ा रहे हैं और इस तरीके से जमीनी स्तर पर कमेटियां बन रही है, तब तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो वो तो दिख गया ना, चुनाव आपकी पहली रैली में ये चीजें एक्सपोज हो गई। और ये अच्छा है कि बिल्कुल। 6 महीने पहले एक्सपोज हुआ। 6 महीने का टाइम है। आप चुनाव के घोषणा के आसपास आपने अगर ये रैली की होती और इस तरह से रैली फेल हुई होती, तो फिर तो उसका बड़ा फैटल हो जाता आपकी पार्टी के लिए, वो तो घातक हो जाता। जी। अभी भी 6 महीने का टाइम है और हमको भरोसा है कि उनको प्रशांत किशोर की समझ पर, कि वो ये तो समझ ही जी। लेंगे कि कहाँ कमी हुई है, कहाँ चूक हुई है। बिल्कुल। और ये भी समझ लेंगे कि उसके किस कार्यकर्ता में, उनके किस जिला कमेटी में, किस प्रखंड कमेटी में क्या स्ट्रेंथ है। इस बात को समझना पहले जरूरी है। उनके साथ वो अगर इस चीज को समझ लें, आपने कहा ना कि क्या कमी रही, कमी इस बात की रही कि उन्होंने उन लोगों पर भरोसा किया। अच्छा, एक आदमी मॉनिटर कर भी नहीं सकता है। उनके जी। नीचे जहां तक हमारी जानकारी है, उनके नीचे कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, जैसा हमको नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि हो भी, कि आपकी एक प्रदेश स्तर की पार्टी है आपकी, तो आपकी पार्टी के 10 महासचिव या 10 उपाध्यक्ष कौन है जिनको आपने अलग अलग 2-2, 4-4 जिलों का प्रभार दिया हुआ है। वो ऐसे कौन से लोग हैं वो, फिर उनके नीचे उनके साथ कौन से सचिव लगाए गए हैं। भाई, एक राष्ट्रीय जो हर पार्टी का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा है ना भाई, एक समय ऐसा होता था कि जेडीयू और कांग्रेस और ये सब 80-80, 85-85 महासचिव होते थे। कम से कम 38 जिले हैं। मेरा तो सवाल ये भी है ना जीत जी, कि प्रशांत किशोर के बाद जनसुराज पार्टी में वे कौन से 10 चेहरे हैं बिल्कुल, बिल्कुल जिन्हें वही। 100 लोग भी सुनना पसंद करते हो बिल्कुल, और जिनके पास 1000 लोगों का समर्थन भी हो। वैसे लोगों की सूची आपको और वैसे लोगों को आगे लाना चाहिए। यदि ये न होता तो कल आपकी रैली में भाई आपके अलावा किसी और को कोई सुनना नहीं चाहता था, और वहां मनोरंजन का जो साधन था, जो मनोरंजन का जो माध्यम था, वह भी बहुत ही निम्न श्रेणी का था। बिल्कुल। उसमें आपकी आइडियोलॉजी के खिलाफ क्या हाँ, क्या बज रहा था और क्या क्या बिल्कुल। चल रहा था, यह भी हैरत की बात थी। एक बहुत हैरत की बात है, हमने वो भी देखा है। एक व्यक्ति गाना जी। गा रहा था अयोध्या का, राम जी का, और उसको लोग शेयर कर ही रहे हैं। तो जी। और वो भोजपुरी राम में जी। फिर जिस तरीके की बातें हो रही और जिस तरीके का गायन हो रहा था, हाँ, प्रशांत किशोर के स्टेज से इस बात की उम्मीद नहीं की जा बिल्कुल, सकती थी। बिल्कुल नहीं। अब राम जी का भजन गाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। राम जी का भजन जी। कोई गाएगा तो क्यों आपत्ति करेगा कोई आदमी, लेकिन बिल्कुल। कम्युनल बातें नहीं होनी चाहिए, सांप्रदायिक टोन उसमें बिल्कुल। नहीं होना चाहिए। यहाँ फिर बिल्कुल। हम आपको, जो आपने कहा वही बात हम कह रहे थे कि 10 महासचिव ऐसा, जिसको आप 4-4 जिलों का जिम्मा दें, जिसको लोग भी जानते हो, जो 4 जिलों में पसीना बहाए, उसको चुनाव नहीं लड़ना है। बिल्कुल। ये देखिए, चुनाव लड़ने वाले दूसरे लोग हैं। आपके पास ऐसा कौन सा नेता है जो, जैसे हम लोग कहें, जब अरविंद केजरीवाल की सफलता हम लोग गिनते हैं, तो आप नाम गिनिए। जी। ज्ञानेश्वर, उनके पास बिल्कुल। योगेंद्र यादव थे, उनके पास हम्म। प्रशांत भूषण थे, उनके पास कुमार कुमार विश्वास विश्वास थे, थे। उनके पास किरण जी। बेदी थी, उनके हम्म। पास संजय सिंह थे, उनके पास ऐसे 10 बड़े चेहरे थे जिन्होंने विधानसभा जी। का चुनाव नहीं लड़ा। 2 बार बिल्कुल। चुनाव हुए दिसंबर के 2013 के दिसंबर में, जब 49 दिन सरकार चली थी, 28 सीटें मिली थी आम आदमी पार्टी को। हम्म। फिर जनवरी 2015 में जब 67 सीटें मिली। ये 8-10 नेता जिनके हमने नाम लिया, इनमें से किसी ने हम्म। चुनाव नहीं लड़ा विधानसभा। तो आप पहले तो ऐसे 10 लोग आइडेंटिफाई करिए। खैर, वो तो रैली निकल गई। अगर वो 10 लोग होते, आपने ऐसे 10 लोगों को खड़ा किया होता और वो 10 लोग आपके बिहाफ में वहां से भाषण दे रहे होते, लोग भी रुकते, लोग भी उनको सुनते। उन 10 लोगों को आप लगाते चुनाव लड़ाने की ड्यूटी में। आप सारे काम अकेले नहीं कर सकते, फिर बिल्कुल। आपके सारे काम बिखर जाएंगे। हम्म। आप एक चीज जो आपने साधी है, चुनाव की रणनीति बनाने की, चुनाव के बेहतर स्लोगन लिखने की, चुनाव को बिल्कुल एक मतलब प्रतीकित करने वाले नारे आप लिखते हैं, जो चुनाव का नैरेटिव जिससे सेट हो जाता है, वैसे नारे जी। बनाने के लिए, वैसी रणनीति बनाने के लिए, वैसी जमीनी तैयारी के लिए, पर्दे के पीछे का जो सारा काम है ड्राइंग बोर्ड पर बैठ के करने का, अगर आप वो करते, 10 चेहरे आपके पास और होते जो दूसरे काम कर रहे होते, तो कल इतनी जी। भागदौड़ भी करने की जरूरत नहीं होती। ऐसा लग रहा था कि जैसे आपने एक यज्ञ शुरू कर दिया जिसमें करता धरता कोई नहीं है आपके सिवा। तो ऐसी बिल्कुल। स्थिति नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आप चुनाव नहीं लड़ सकते, हम्म। क्योंकि चुनाव तो महायज्ञ होता है, रैली तो एक यज्ञ है।
लेकिन जी चुनाव तो महायज्ञ है, अश्वमेध की तरह यज्ञ है, चक्रवर्ती सम्राट होने का यज्ञ है, वो तो सरकार बनाने का यज्ञ है। अभी तो आपको इस बात की चिंता है कि प्रशासन ने आपको रोक दिया। जब आप चुनाव लड़ने जाएंगे तब आपको प्रशासन से खाली नहीं लड़ना होगा, तब तो आपको आरजेडी के लोगों से भी लड़ना होगा, कांग्रेस के लोगों से भी लड़ना होगा, दूसरी तमाम पार्टियों के लोगों से लड़ना होगा। गुंडाई भी करनी होगी, लंठाई भी करनी होगी, सब कुछ करना होगा। बिल्कुल सब कुछ करना होगा, और उनका उनका हाँ, वो जो करेंगे उसको झेलना भी होगा आपको। अभी तो बिल्कुल मान लीजिए बिल्कुल। प्रशासन सत्तारूढ़ दल है, आरजेडी वाले तो हम्म, बैठ के तमाशा देख रहे थे, लेकिन जब चुनाव याद हुआ है तो ना, आरजेडी वाले तमाशा याद है ना अजीत जी, याद है ना दिग्विजय सिंह जब निर्दलीय लड़ रहे थे तो किन परिस्थितियों में चुनाव लड़े, उन्हें हराने के लिए कौन कौन सा हथकंडा अपनाया हाँ, गया, हाँ, कुआं तक का इस्तेमाल हुआ, फिर भी जीते थे दिग्विजय सिंह। तो लड़कर जीते थे, लड़ना हाँ, पड़ेगा। हाँ, लड़ना पड़े। लड़ और आपने लड़ने की गवाही दी थी कि जब आपको पुलिस ने हिरासत में लिया था, गिरफ्तार किया था, और जब आप इस बात पर अड़ गए थे कि हम बिना शर्त जमानत लेंगे, तो प्रशांत किशोर लड़ते हुए दिखाई पड़े थे। तो आपको लड़ना पड़ेगा, और लड़ना वैसा ही पड़ेगा जैसा बिहार का मिजाज है। बिल्कुल उसी मिजाज में लड़ना होगा। तो कल जी लड़ने का ये तेवर था आपका कि आप 2 बजे की रैली थी, आप 3 बजे मंच पर आकर के खड़े हो जाते, भाषण देते, कहते कि लोग नहीं आए, कोई बात नहीं है, हमारा जो कमियां हैं आप उसको स्वीकार करते, आप उसको ठीक करने की बात कहते, आपकी उस ईमानदारी को लोग ज्यादा पसंद करते। बिल्कुल। जब आप भी उस तमाम उन्हीं नेताओं की तरह झूठ बोलने लगेंगे, उन्हीं नेताओं की तरह बहाने बनाने लगेंगे जिनसे आप लड़ने आए हैं, जिनको बदलने आए हैं, जिनका आप विकल्प देने आए हैं, तो फिर क्या फर्क रह जाएगा? फिर तो क्यों आपको लोग सही वोट बात। करेगा, क्यों आपको लोग पसंद करेगा? आपसे जी लोग निर्भीकता की उम्मीद कर रहा है, ईमानदारी की उम्मीद कर रहा है। और एक दूसरी बात जो हमने मार्क की है इधर इधर हाल के दिनों में, कि उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ रहा है, बहुत जल्दी वो हाँ तमतमा जा रहे सही हैं, बात। चेहरे पर जो है जी वो तमतमा जा रहे हैं। देखिए ये वो ठीक है, वो जिस स्टेचर का उनका कद है, जितने जितने बड़े कद के वो व्यक्ति हैं, उनको इन छोटी छोटी चीजों से परेशानी होती होगी, उनको लगता होगा कि अरे हम प्रशांत बिल्कुल। किशोर है। लेकिन हम्म, अब आप चुनाव के मैदान में गए, अब आप एक पार्टी के नेता हैं। जी आपको पहले तो लगता था कि भाई आप आए तो मुख्यमंत्री आपका इंतजार करते थे, हम्म, मुख्यमंत्री इंतजार करते थे, आप जाते थे, मुख्यमंत्री बैठा हुआ खड़े होकर के आपका स्वागत करता था, आप इंतजार नहीं करते थे बिल्कुल मुख्यमंत्री का। आप बिल्कुल। मतलब राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी इंतजार करते थे प्रशांत किशोर का। हमने वो जी दौर देखा है ज्ञानेश्वर जी, जब योगेंद्र यादव का इंतजार सोनिया गांधी करती थी घर में बैठकर। जी देश का सारे बड़े नेता योगेंद्र यादव का इंतजार करते थे, और जब योगेंद्र यादव ने इन्हीं के नाम से, जो इन्होंने जनसुराज बनाई, उन्होंने स्वराज पार्टी बनाई थी, जब वो हम्म, पार्टी बनाई, पैदल चलते रहे, 100 आदमी खोजना पड़ता था पैदल चलने के लिए, पसीना बहा रहे थे बिल्कुल। सड़क पर। तो वो हम्म, एकदम बिल्कुल आप ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम है पॉलिटिक्स में जाकर के चुनाव लड़ना और चुनावी रणनीति बिल्कुल। बनाना। तो इन सब चीजों, अपने अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है सबसे पहले। तो एक तो प्रशांत किशोर को अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है, पार्टी के अंदर अपने सेकंड लाइन में एक हायरार्की बनानी है, अपने नीचे 10-20 ऐसे नेता बनाने हैं जिनको आप जिम्मेदारी दे करके और भूल जाए, आप उनसे रिपोर्ट लें, उनको काम करना हो, ऐसे ईमानदार लोग आपको चुनने हैं। और एक और गलती देखिए, मुझे लगता है अजीत जी, प्रशांत किशोर जो प्रारंभ में यह कहते रहे कि आप बदलाव के लिए तैयार होइए, आप चुनाव लड़ने के लिए तैयार होइए, सारे खर्चे हम उठाएंगे, यह भी अब प्रशांत किशोर को महंगा पड़ रहा है, बिल्कुल क्योंकि हर छोटी छोटी बात के लिए सब लोग प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर की टीम पर डिपेंडेंट है, अपना एक पैसा खर्च नहीं करना चाहता है, और जो खर्च नहीं करेगा वो राजनीति कैसे करेगा। और प्रशांत किशोर ने कह तो जरूर दिया, लेकिन वह भी कहां से अथाह ला पाएंगे और अथाह खर्च कर पाएंगे? बीजेपी से लड़ना है, सरकार से लड़ना है और आरजेडी से लड़ना है, यह संभव नहीं है। हाँ, नहीं ये संभव ही नहीं है, और उससे एक इमेज का भी क्राइसिस आ रहा है ज्ञानेश्वर जी। हम तो जी देखे, किसी एक नेता ने कहा, बड़े नेता ने, अभी एकदम नाम भूल गए, उन्होंने कहा कि पीके का मतलब है पैसा किशोर। तो जी अब ये छवि बन रही है आपकी, जबकि बिल्कुल। आपका पैसा विशुद्ध रूप से आपकी मेहनत और ईमानदारी का कमाया हुआ पैसा है, आपको आपने लोगों के जी लिए चुनाव रणनीति बनाई है, वो पैसा वो आप खर्च कहते हैं करके सरस्वती की आप कमाई है। आप ये बात जी कह भी रहे हैं। और आप पर सवाल वो लोग उठा रहे हैं जिन लोगों के पैसे के स्रोत का पता नहीं है, ऐसी बिल्कुल। पार्टियों के नेता जिनके जिनके पास सैकड़ों करोड़ रुपए का अकूत धन कहां से इकट्ठा हुआ, कहां से इतना चंदा आया, कहां से इतना पैसा आया, ब्लैक मनी के जी दम पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं, वो भी आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो ये इमेज बिल्कुल। भी नहीं जानी चाहिए थी कि आपको आप पैसा सब आप खर्च करेंगे। और इसके दोहरे नुकसान है। एक नुकसान तो आपने जो बताया कि कोई आदमी आपका अपनी अपनी जेब से पैसा नहीं खर्च करेगा। दूसरा, बिल्कुल। अपोजिशन के लोग आपके बारे में दुष्प्रचार करेंगे, जनता भी समझेगी कि इनके पास बहुत पैसा था तो ये लुटाने आए हैं, ये इमेज ठीक नहीं है वहां। तो ये चीजें तो हो गई, जो कमियां हैं उनकी, जो संभावनाएं हैं उनकी, अभी पूरा रास्ता खुला हुआ है, 6 महीने में वो तैयारी करें,
बदलाव की जो लहर उन्होंने पैदा की है उसको अपने पक्ष में मोड़ने के लिए, वोट लेने के लिए अपना ढांचा, अपनी सलाहियत को तैयार करें। ये उनके लिए एक हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है, सुझाव है, जो एक राजनीतिक समझने में, राजनीति समझने के नाते हमको समझ में आया। अब इसमें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एक कहते हैं कि आपके आपदा में क्या अवसर हो सकता है, तो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है ज्ञानेश्वर जी। हम कल से तमाम विपक्षी पार्टियों का मतलब जो प्रशांत किशोर को जिन पार्टियों से लड़ना है उनके नेताओं के की बातें सुन रहे हैं, टेलीविजन पर आकर के बोल रहे हैं, अखबारों में उनके बयान छपे, हमने देखा उनके, और ऐसा गिगल कर रहा है, सब आदमी के चेहरे पर ऐसी खिलखिलाहट है, ऐसा आत्मसंतोष है। और ज्ञानेश्वर जी हमने ऐसे परपीड़क लोग देखे हैं, सैडिस्टिक प्लेजर लेने वाले लोग जो इस बात की खुशियां मना रहे हैं कि प्रशांत किशोर की रैली फेल हो गई, जिनको कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल दिल्ली में बैठे हुए ऐसे लोग हैं जिनका कोई बिहार से लेना देना नहीं है, उनके चेहरे की हंसी नहीं रुक रही है, उनको लग रहा है कि प्रशांत किशोर फेल हो गए। प्रशांत किशोर फेल नहीं हुए हैं, एक रैली असफल हुई है। एक रैली असफल होने का मतलब उस नेता, उस व्यक्ति के फेल हो जाना नहीं होता है। तो ये 1995 में नीतीश कुमार ने कितनी सीटें जीती थी? वही तो 2014 में 2 सीटें जीती, और क्या 2015 में जो भाई बीजेपी 2014 में इतने लोकसभा सदस्य सारे के सारे जीत ही गए थे, यदि उन क्षेत्रों को छोड़ दीजिए जो सीमांचल वाले इलाके थे, क्या पता था कि 2015 में तस्वीर बदल जाएगी। वही नहीं हुआ। तो ये जो लोग खुश हो रहे हैं उनको ये बात, ये हम लोग भी जो कह रहे हैं, आपने भी कहा, तो रैली असफल, हम लोग बार बार करेंगे, रैली असफल हो गई है। अभी प्रशांत किशोर के लिए पूरा वो रण बाकी है, जो हम उनने जो दिनकर जी ने कहा कि सेनानी करो प्रयाण अब है, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। तो ये नखत अमा के बुझ रहे हैं, ये तमाम बुझते हुए नक्षत्र हैं जिनसे प्रशांत किशोर को लड़ना है, सारा आकाश उनका है। और ये बुझते हुए नक्षत्र के जो लोग हैं, खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, इनकी हंसी बंद नहीं हो रही है। ये अगर इसी मुगालते में रहे कि प्रशांत किशोर फेल हो गए, तो ये अच्छा ही है कि इस मुगालते में उनको कमतर लेना शुरू करेंगे, उनको कमतर लेकर के ये लोग अपना नुकसान करेंगे। बिल्कुल। और 1 मार्च 2020 याद कीजिएगा, नीतीश कुमार का जन्मदिन, यही गांधी मैदान आरसीपी सिंह करता धरता थे, रैली फेल हो गई थी। और बिस्कोमान के टावर से तमाम तस्वीरें, इसी तरीके की तस्वीरें दिखाई जा रही थी, और कहा गया कि देखिए सत्ता लगी थी, सरकार लगा था, सब कुछ लगा था, कहा गया कि भाई अब नीतीश कुमार खत्म। लेकिन नीतीश कुमार तो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। रैली फेल हुई है, प्रशांत किशोर फेल नहीं हुए। हाँ, यदि गलतियां उन्होंने सुधार ली तो अब भी संभावनाएं हैं। तो देखिए प्रशांत किशोर को लेकर, बिल्कुल, तो प्रशांत किशोर को लेकर आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। बिहार की राजनीति तो हम आपको बताते ही रहते हैं, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।